हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो स्वागत है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेली 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस के डे 5 में। तो डे 1 तैयार, डे 2 तैयार, डे 3 तैयार, डे 4 तैयार। और आज स्वागत है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस के डे 5 में। और अगर आपको ध्यान होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस के डे 4 के अंदर अपन ने 3 क्वेश्चन छोड़े हुए थे। उन 3 क्वेश्चन को अपन आज डे 5 के अंदर करने वाले हैं। यस सर। तो उनको करने से पहले अपन यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे। यहां पर अपन पढ़ने वाले हैं सर स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में। किसके बारे में सर? स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में। यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यार, सबस्टेंस जिसको सेपरेट करना है, ठीक है। अब यहां पर देख, मान ले एक सबस्टेंस है, ठीक है, जिसको अपने को सेपरेट करना है। कहां से सेपरेट करना है सर? वाटर से। वाटर से सेपरेट करना है। तो ये जो सबस्टेंस है ना, जिसको अपने को वाटर से सेपरेट करना है, ये जो सबस्टेंस है ये स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए और ये वाटर में इनसॉल्युबल होना चाहिए। इनसॉल्युबल को बोलते हैं अपन इमिसिबल, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, वापस से सुन। मैंने क्या बोला, वापस से सुन। जिस सबस्टेंस को अपने को वाटर से सेपरेट करना है वो आपका स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए, वो आपका वाटर में इनसॉल्युबल होना चाहिए। यस सर। तो इस सबस्टेंस को सेपरेट करने के लिए हम कौन सा तरीका यूज करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे सर? स्टीम डिस्टिलेशन। कौन सा मेथड सर? स्टीम डिस्टिलेशन। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। मतलब मैंने क्या बोला, स्टीम डिस्टिलेशन में जिस सबस्टेंस को अपन सेपरेट करते हैं वाटर से, वो वाटर में इनसॉल्युबल होना चाहिए, वो स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए, वो स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए। अब सर मेरे को ये बात समझ ही नहीं आ रही कि स्टीम वोलेटाइल क्या हुआ। सर स्टीम वोलेटाइल क्या होता है ये बता दो, ठीक है। तो पहली लाइन अपने को समझ में आ गई। अब दूसरी बात क्या है सर? सर स्टीम वोलेटाइल क्या होता है, स्टीम वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? तो देख, यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, आज के बाद सबस्टेंस को मैं स्टीम वोलेटाइल तब बोलूंगा अगर वो आसानी से इवेपोरेट हो जाए। व्हेन स्टीम पासेस थ्रू इट, व्हेन स्टीम पासेस थ्रू इट। यस सर। अब ध्यान से देख यार, जैसे देख, ये मैंने एक कंटेनर लिया, इसके अंदर वाटर है सर, इसके अंदर वाटर है, इसको मैंने हीट किया तो ये जो वाटर है ये बॉईल करेगा, स्टीम बनेगी। यस सर। अब स्टीम कहाँ जाएगी भाई? यहाँ पर मान ले मैंने दूसरा कंटेनर ले लिया, यहाँ पर मैंने दूसरा कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर में ये वाला सबस्टेंस रखा हुआ है। कौन सा सबस्टेंस? जो स्टीम वोलेटाइल है, जो वाटर में इंसॉल्युबल है, जो वाटर में इंसॉल्युबल है, ये वाला सबस्टेंस रखा हुआ है, ठीक है। तो यहां देख स्टीम आई, यस सर, स्टीम आई, यस सर। तो ये जो सबस्टेंस है ना, ये इवेपोरेट कर गया। क्या कर गया सर? इवेपोरेट कर गया। यस सर। इसलिए मैं इस सबस्टेंस को क्या बोल रहा हूं? स्टीम वोलेटाइल बोल रहा हूं। स्टीम वोलेटाइल। स्टीम वोलेटाइल मतलब आज के बाद सबस्टेंस को मैं स्टीम वोलेटाइल तब बोलूंगा अगर वो आसानी से इवेपोरेट हो जाए। व्हेन स्टीम पासेस थ्रू इट, अगर मैंने उसमें स्टीम पास करी और वो आसानी से इवेपोरेट हो गया तो आज के बाद मैंने उस सबस्टेंस को बोल दिया स्टीम वोलेटाइल सबस्टेंस। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई, ठीक है। बिल्कुल सिंपल खेल, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्या लिखा हुआ है सर? स्टीम डिस्टिलेशन में लिक्विड बॉइल्स व्हेन, स्टीम डिस्टिलेशन में जो लिक्विड है ना वो कब बॉईल करेगा? जब सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। जब सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। यस सर। सिस्टम का प्रेशर मतलब मिक्सचर का प्रेशर। मिक्सचर में कौन कौन है? एक वाटर है, एक सबस्टेंस है। ये सबस्टेंस कैसा सर? स्टीम वोलेटाइल सर, वाटर में इंसॉल्युबल। यस सर। तो जो मिक्सचर का प्रेशर होगा ना, यानी जो सिस्टम का प्रेशर होगा वो किसके बराबर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। उस दिन स्टीम डिस्टिलेशन में लिक्विड क्या हो जाएगा सर? बॉयल हो जाएगा। स्टीम डिस्टिलेशन में लिक्विड बॉयल कब होगा? जब मिक्सचर का प्रेशर किसके बराबर हो जाए सर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, ठीक है। और प्रेशर को कौन नापता है सर? बैरोमीटर। तो बैरोमीटर की जो रीडिंग बताती है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही बताती है। बैरोमीटर की जो रीडिंग आती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही दर्शाती है। यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देख, सिस्टम यानी मिक्सचर, मिक्सचर में कौन कौन है सर? एक वाटर है, यस सर, और एक अपना ऑर्गेनिक लिक्विड है। एक अपना ऑर्गेनिक लिक्विड है, यानी ये सबस्टेंस है जो वाटर में इंसॉल्युबल, जो स्टीम वोलेटाइल। यस सर, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया P1 प्लस P2। तो P1 क्या है सर? वेपर प्रेशर ड्यू टू वाटर, सॉरी, P1 क्या है सर? वेपर प्रेशर ड्यू टू ऑर्गेनिक लिक्विड, यानी वेपर प्रेशर ड्यू टू दिस सबस्टेंस। यस सर। और P2 क्या है सर? वेपर प्रेशर ड्यू टू वाटर, क्योंकि मिक्सचर में अपने पास दो चीजें हैं। यस सर। एक अपना ऑर्गेनिक लिक्विड यानी एक अपना ये वाला सबस्टेंस, ठीक है, और एक अपना वाटर, ठीक है। तो P1 क्या है सर? P1 क्या है? वेपर प्रेशर ड्यू टू ऑर्गेनिक लिक्विड। और P2 क्या है सर? वेपर प्रेशर ड्यू टू वाटर। यस सर। अब ध्यान से देख, ये ऑर्गेनिक लिक्विड ये टॉयलीन भी हो सकता है, ये एनिलीन भी हो सकता है, यानी ये ऐसे सबस्टेंस हैं जो वाटर में इंसॉल्युबल हैं, जो स्टीम वोलेटाइल है, जो स्टीम वोलेटाइल है। यस सर, ठीक है।
जैसे कि टोइलिन ले लिया मैंने, जैसे कि मैंने एनिलीन ले लिया। यस सर। अब ध्यान से देख यार, खुद से सोच, खुद से सोच, एक बात खुद से सोच। मैंने बोला P1 प्लस P2 इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जैसे मैंने बोला 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। क्या 2 5 से कम है? यस सर। क्या 3 5 से कम है? यस सर। तो यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं, क्या P1 P एटमोस्फेयर से कम है? यस सर। क्या P2 P एटमोस्फेयर से कम है? यस sir। कॉमन सेंस की बात है यार, कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल बेसिक बात है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक बात है। तो वही बात मैंने यहां पर लिख दी, P1 भी P एटमोस्फेयर से कम, P2 भी P एटमोस्फेयर से कम। यस सर। कितना सिंपल सा खेल है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक तेरे को बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां पर इसके एग्जांपल अपने को याद रखना है। जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है सर, वो एग्जांपल से ही पूछा जाता है कि अपन एनिलीन को वाटर से कैसे सेपरेट करेंगे। तूने बोला बाई स्टीम डिस्टिलेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे भाई जो एनिलीन होता है ना, वो स्टीम वोलेटाइल होता है, वो वाटर में इंसॉल्युबल होता है। यस सर। तो ये अपने को एग्जांपल याद रखना है। एनिलीन एंड वाटर, टोइलिन एंड वाटर, क्लोरोटोइलिन एंड वाटर, नाइट्रोबेंजीन एंड वाटर। यस सर। यहां पर देख, ये वाले जो है ना, एनिलीन, टोइलिन, क्लोरोटोइलिन, नाइट्रोबेंजीन, ये आपके स्टीम वोलेटाइल होते हैं, ये आपके वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं। तो इनको अपन वाटर से कैसे सेपरेट करेंगे? सर बाई स्टीम डिस्टिलेशन। सर बाई स्टीम डिस्टिलेशन। बिल्कुल सिंपल सा खेल। मैं उम्मीद करता हूं कहानी तेरे को समझ में आ गई। तो ये अपने को एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, नीट में 3 बार पूछा जा चुका है, नीट में भाई 3 बार पूछा जा चुका है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल को अपन कैसे सेपरेट करते हैं? आंसर आता है सर स्टीम डिस्टिलेशन। क्योंकि मेरे भाई जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है ये होता है अपना स्टीम वोलेटाइल, और जो पैरानाइट्रोफिनॉल होता है ये स्टीम वोलेटाइल नहीं होता। यस सर। ये स्टीम वोलेटाइल नहीं होता। यस सर। बस अपने को इतना ध्यान रखना है कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और जो पैरानाइट्रोफिनॉल है, अगर मुझे इनको सेपरेट करना है, कौन सा तरीका लगाऊंगा? सर स्टीम डिस्टिलेशन। कौन सा मेथड? सर स्टीम डिस्टिलेशन। यस सर। बिल्कुल सिंपल सा खेल, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नीट में 3 बार पूछा जा चुका है, नीट में 3 बार पूछा जा चुका है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल को अपन कैसे सेपरेट करते हैं। आंसर आता है सर स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट अपने को पता होना चाहिए। अगर मेरे पास एक मिक्सचर है, अगर मेरे पास एक मिक्सचर है और मिक्सचर में एक बंदा कौन है? मिक्सचर में एक बंदा कौन है सर? वाटर है। और दूसरा बंदा कौन है? जो वाटर में इंसॉल्युबल हो, जो वाटर में इंसॉल्युबल हो। यस सर, ठीक है। अगर मेरे पास आज के बाद एक ऐसा मिक्सचर दे दिया जहां पर एक सब्सटेंस हो मेरे पास, यस सर, जो वाटर में इंसॉल्युबल हो, और दूसरा कौन हो सर? वाटर खुद हो। यस सर। तो आज के बाद ये जो मिक्सचर है ना, ये बॉयल करेगा, ये बॉयल करेगा 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़े से कम टेम्परेचर पे। 100 डिग्री सेल्सियस को अगर मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसमें 273 ऐड करना पड़ेगा, यानी 373 केल्विन से थोड़े से कम टेम्परेचर पे ये मिक्सचर बॉयल करता है। यस सर। मैं उम्मीद करता हूं कहानी तेरे को समझ में आ गई, ठीक है। अगर मिक्सचर में एक वाटर हो और एक वाटर में इंसॉल्युबल सब्सटेंस हो, यस सर, तो ये जो मिक्सचर है ना, ये बॉयल करेगा 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़े से कम टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस के से थोड़े से कम टेम्परेचर पे। यस सर। बस अपने को इतनी बात ध्यान रखनी है, वही बात यहां पर लिखी हुई है। इफ मिक्सचर में एक सबस्टेंस वाटर हो और दूसरा सबस्टेंस वाटर में इंसॉल्युबल हो, देन ये मिक्सचर बॉयल करेगा क्लोज टू बट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस या फिर बिलो 373 केल्विन। बहुत कम नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़े से कम टेम्परेचर पे, 373 केल्विन से थोड़े से कम टेम्परेचर पे। यस सर। तो ये बातें अपने को पता होनी चाहिए सर स्टीम डिस्टिलेशन के रिगार्डिंग। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो अगर स्टीम डिस्टिलेशन से नीट 2026 के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा भाई, यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। अब अपन ने 2-3 क्वेश्चन छोड़े हुए थे, कहां छोड़े हुए थे सर? डेली 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस डे 4 के अंदर। यस सर। तो उनको अपन यहां पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया सर, क्वेश्चन नंबर 75। इन स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टोइलिन द प्रेशर ऑफ टोइलिन इन वेपर इज, द प्रेशर ऑफ टोइलिन इन वेपर इज। मुझे पता है भाई, मुझे पता है P1 प्लस P2 इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। यस सर। एटमोस्फेरिक प्रेशर। यस सर। बैरोमीटर की जो रीडिंग होती है वो क्या बताती है सर? एटमोस्फेरिक प्रेशर ही तो बताती है। यस सर। ये P1 क्या सर? वेपर प्रेशर ड्यू टू टोइलिन। यस सर। और P2 क्या सर? वेपर प्रेशर ड्यू टू वाटर। यस सर, ठीक है। तो P1 भी P एटमोस्फेयर से छोटा, P2 भी P एटमोस्फेयर से छोटा। यस सर। तो आंसर क्या आ गया यहां पर? लेस देन प्रेशर ऑफ बैरोमीटर, यानी लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर। यस सर। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रेशर ऑफ टोइलिन के बारे में बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि P1 कितना? तो मैंने बोला सर एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम, एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम। बिल्कुल सिंपल खेल। आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर बी।
ये क्वेश्चन पूछा गया सर AIPMT 2001 में, AIPMT 2001 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, ये पूछा गया सर री एग्जाम 2024 के अंदर, यानी री नीट 2024 के अंदर। अ स्टीम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज इमिसिबल विद वाटर, इमिसिबल मतलब इनसॉल्युबल, ठीक है। तो एक जो सबस्टेंस मेरे पास है वो वाटर में कैसा है सर, वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है। हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 250 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग स्टीम डिस्टिलेशन अ मिक्सचर ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वाटर, यानी सर मिक्सचर में एक तो ये सबस्टेंस है जो वाटर में इनसॉल्युबल है और दूसरा वाटर खुद है, यस सर, ठीक है। तो मैंने तेरे को एक बात बताई थी, अगर मिक्सचर में एक वाटर हो और एक बंदा वाटर में इनसॉल्युबल हो तो ये जो मिक्सचर है ना ये बॉयल करता है, ये बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़े से कम टेम्परेचर पे, यस सर। तो वही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, अ मिक्सचर ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वाटर विल बॉयल, तो मैंने बोल दिया ऑप्शन नंबर डी सही है सर, क्लोज टू बट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, क्लोज टू बट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम नहीं, थोड़ा सा कम टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़े से कम टेम्परेचर पे ये मिक्सचर बॉईल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 69 भी तेरे को समझ में आ गया। तो आज के बाद अगर स्टीम डिस्टिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया नीट 2026 में तो वो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, बिल्कुल आसान खेल। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। ये आ गया अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, द लसाने एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद कंसंट्रेटेड HNO3 while टेस्टिंग फॉर हेलोजेंस, while टेस्टिंग फॉर हेलोजेंस बाय डूइंग सो इट। अब ये क्वेश्चन पूछा गया सर AIPMT 2011 में। इससे रिलेटेड मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं, ठीक है, फिर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है सर। तो कंसेप्ट ये है, ये जो मैंने यहाँ पर गोला बना रखा है रेड कलर का, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर मैं बोलूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मान ले सिर्फ हेलोजन प्रेजेंट है, मान ले सिर्फ हेलोजन प्रेजेंट है, तो मेरे को एक बात पता है, क्योंकि अपन ने प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन शॉट देख लिया, मुझे एक बात पता है, सबसे पहले अपन इनको कोवेलेंट फॉर्म से आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यस सर। तो मुझे इस हेलोजन की रिएक्शन किसके साथ करानी पड़ेगी सर, सोडियम के साथ करानी पड़ेगी, यस सर, ताकि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बन जाए, ताकि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बन जाए, यस सर। तो हेलोजन में माइनस चार्ज, सोडियम में प्लस चार्ज, यस सर, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, यस सर, ठीक है। तो ये तेरा बन गया सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट NaX, यस सर। तो अगर ये हेलोजन क्लोरीन हुआ तो ये बन जाएगा सर NaCl, अगर ये हेलोजन ब्रोमीन होता तो ये बन जाता सर NaBr, अगर ये हेलोजन आयोडीन होता तो ये बन जाता सर NaI। बिल्कुल सिंपल सा खेल है, यस सर। इतनी बात समझ में आ गई, यस सर। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ये बात मैंने यहाँ पर लिख दी। ये बन गया अपना सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, ये बन गया अपना सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। तो मैंने तेरे को बात बताई थी, उसके बाद अपन करते हैं सर सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। कौन सा टेस्ट, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। तो इसकी रिएक्शन मैंने करा दी सर AgNO3 के साथ। तो यहाँ पर देख Ag की खोपड़ी में कैसा चार्ज सर, प्लस चार्ज, और यहाँ से देख ये जो हेलोजन्स हैं, जैसे कि हेलोजन मैंने लिखा X, तो इसकी खोपड़ी में कैसा चार्ज सर, माइनस चार्ज। तो ये क्या बन जाएगा सर, AgX का प्रिसिपिटेट बन जाएगा क्या, ये देख AgX का प्रिसिपिटेट बन गया क्या, यस सर। तो अगर क्लोरीन होगा तो AgCl, ब्रोमीन होगा तो AgBr, आयोडीन होता तो AgI, यस सर। तो ये खेल था बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं है सर। परंतु ये खेल मैंने तब खेला जब कंपाउंड में, ये खेल मैंने तब खेला जब कंपाउंड में सिर्फ हेलोजन प्रेजेंट होता। तो अगर कंपाउंड में सिर्फ हेलोजन प्रेजेंट होता तब मैं ये खेल खेलता जो मैंने तेरे को अभी समझा दिया, ठीक है। परंतु मेरे भाई यहाँ पर देख मैंने क्या लिखा हुआ है, अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट, सल्फर भी प्रेजेंट, यस सर, तो मैंने देख इनका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बना दिया। तो सल्फर का बन गया सर Na2S, नाइट्रोजन का बन गया सर NaCN, यस सर। अब ध्यान से देख, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज फर्स्ट बॉइल्ड विद कंसंट्रेटेड HNO3। तो ये जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है ना, इसको अपन को सबसे पहले बॉइल करना पड़ेगा कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, ताकि सोडियम का जो ये सल्फाइड बना है, ताकि सोडियम का जो ये साइनाइड बना है, ये डिकम्पोज हो जाए, ताकि ये डिकम्पोज हो जाए। इनको डिकम्पोज करना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये जो आयंस है ना वुड अदरवाइज इंटरफेयर विद सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट फॉर हेलोजेंस। ये जो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट हेलोजन के लिए अपन ने किया था, इसमें ये इंटरफेयर कर देंगे, दिक्कत ले आएंगे सर, दिक्कत ले आएंगे। इसलिए अपन इनको क्या करेंगे, सबसे पहले डिकम्पोज कर देंगे, यस सर। तो यहाँ पर देख, अब क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं, द लसानिड एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद कंसंट्रेटेड HNO3 व्हाइल टेस्टिंग फॉर हेलोजेंस बिकॉज बाय डूइंग सो डिकम्पोज Na2S एंड NaCN फॉर्म्ड। बिल्कुल सिंपल खेल। तो 79 का आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर ए। अब आया अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम्स डिपेंड्स अपॉन देयर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द कार्बन मार्क्ड विद एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब स्टार,
इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी अपने को बताना है कि कौन सा कार्बन जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है वो कौन सा कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब मैं तेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन शॉट पढ़ा रहा था तो मैंने तेरे को एक बात बताई थी, अगर sp कार्बन की बात हो तो वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उससे थोड़ा कम सर sp2 कार्बन, उससे सबसे कम सर sp3 कार्बन, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सर sp कार्बन। यस सर, sp कार्बन कौन सा सर, ऐसा कार्बन जिसके पास एक ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर सर दो डबल बॉन्ड हो। यस सर, sp2 कार्बन कौन सा होता है जिसके पास सर एक डबल बॉन्ड हो। sp3 कार्बन कौन सा होता है जिसके पास सर सारे यानी चारों के चारों सिंगल बॉन्ड हो। यस सर, यानी अपने को यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन ढूंढना है जिसकी खोपड़ी में स्टार लगा हुआ है। यस सर, तो कॉमन सेंस की बात है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है सर, sp वाला कार्बन होता है क्या। यस सर, यानी अपने को एक ऐसा कार्बन ढूंढना है जिसके पास या तो ट्रिपल बॉन्ड लगा हो या फिर दो डबल बॉन्ड लगे हो। तो यहाँ पर देख, ये वाला कार्बन इसकी खोपड़ी में स्टार लगा हुआ है। यस सर, ये ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है क्या। यस सर, यानी ये अपना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि मेरे भाई ये कार्बन अपना sp कार्बन है क्या। यस सर, तो आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल सिंपल खेल, मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 तेरे को समझ में आ गया। ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है सर, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। द फ्रेग्रेंस of flowers is due to the presence of some steam volatile organic compound called essential oils. These are generally insoluble in water. Yes sir, मेरे को एक बात पता है यार, अगर मैंने एक मिक्सचर लिया, मिक्सचर में एक बंदा एक सबस्टेंस जो कि वाटर में इंसॉल्युबल है, जो कि स्टीम वोलेटाइल है, और दूसरा बंदा कौन सर, वाटर खुद। यस सर, तो यहां पर अपन इस सबस्टेंस को कैसे सेपरेट करते हैं सर, भाई स्टीम डिस्टिलेशन, वही ये क्वेश्चन है आपका यार। क्योंकि देख, इस सबस्टेंस के बारे में इन्होंने क्या बोल दिया कि ये सर स्टीम वोलेटाइल है, ये वाटर में इंसॉल्युबल है, ये वाटर में इंसॉल्युबल है। यस सर, तो यहाँ पर आंसर तेरा क्या आएगा सर, स्टीम डिस्टिलेशन आएगा। क्या आएगा सर, स्टीम डिस्टिलेशन आएगा। ये अपन ने थोड़ी देर पहले किया था। यस सर, ये देख, यहाँ मैंने तेरे को स्टीम डिस्टिलेशन की पूरी कहानी पढ़ा दी। यस सर, जो आपका सबस्टेंस है ना वो आपका वाटर में इंसॉल्युबल होना चाहिए, वो स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए। यस सर, तो उसको सेपरेट करने के लिए अपन कौन सा तरीका यूज करते हैं सर, स्टीम डिस्टिलेशन। कौन सा तरीका सर, स्टीम डिस्टिलेशन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ कोर्ट केस, the judge suspected that some changes in the documents had carried out. He asked the forensic department to check the ink used at two different places. According to you, which technique can give the best results? Column chromatography, solvent extraction, distillation, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब एक बात तेरे को पता लग गई होगी यार कि यहाँ पर या तो आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा या तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, क्योंकि मेरे भाई क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है, क्रोमा मतलब कलर, ग्राफी मतलब लिखना, टू राइट। यस सर, ठीक है, यानी आंसर तेरा ऑप्शन नंबर या तो 1 आएगा या फिर ऑप्शन नंबर 4 आएगा। परंतु तेरे को एक बात ध्यान रखनी है, मैंने तेरे को क्रोमेटोग्राफी पढ़ा रखा है, जब मैं तेरे को प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन शॉट पढ़ा रहा था, तो यहाँ पर देख, अगर प्रिंसिपल एड्सॉर्प्शन हुआ तो यहाँ पर कौन कौन सी क्रोमेटोग्राफी आ जाती है सर, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या होता है सर, एड्सॉर्प्शन होता है। यस सर, और जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है उसका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है सर पार्टीशन फिनोमिना। यस सर, ठीक है, अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, यहां पर ऑप्शन में कौन कौन है सर, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो यहां पर तेरे को एक बात ध्यान रखनी है, अगर तेरे पास जो चीज अपने को सेपरेट करनी है, जो अपने पास सैंपल है, उसका अमाउंट अगर बहुत कम है ना, उसका अमाउंट अगर बहुत कम है, तो यहां पर अपन कौन सा तरीका यूज करते हैं सर, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। कौन सा तरीका सर, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। यस सर, ठीक है, तो ध्यान रखना, फॉरेंसिक साइंसेज में अपन कौन सा तरीका यूज करते हैं सर, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर सैंपल अपने पास बहुत कम होता है, यहाँ पर अपने पास जिसको अपने को सेपरेट करना है वो बहुत कम होता है। यस सर, उसका अमाउंट बहुत कम होता है, तो यहाँ पर आंसर तेरा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल सिंपल खेल, मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये पूछा गया सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन पेपर क्रोमेटोग्राफी इज। यस सर, तो अपन ने प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली। यस सर, उसका वन शॉट पढ़ लिया। तो मैंने तेरे को एक बात बताया था कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है वो किस प्रिंसिपल पे आधारित है सर, पार्टीशन प्रिंसिपल पे। यस सर, तो आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सिंपल खेल, मैं उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये भी पूछा गया सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, उससे पहले मैं तेरे को एक यहाँ पर मैंने कटिंग चिपका दी। ये चीज मैंने तेरे को कहाँ पढ़ाई, जब मैं तेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन शॉट का पार्ट 1 पढ़ा रहा था, पार्ट 1 पढ़ा रहा था। क्वेश्चन क्या था सर, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन या फिर कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो मेरे भाई ध्यान से देख,
ये अपना कार्बोकेटायन, ये अपना कार्बोकेटायन, ये अपना कार्बोकेटायन। यस सर, यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर सर अल्फा हाइड्रोजन 9 आए, यहाँ पर 6 आए, यहाँ पर 3 आए। तो मेरे को एक बात पता है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेट्स बनेंगे, उतना ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा? 1, फिर 2 और फिर 3। यस सर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल खेल। यस सर, फिर मैंने तेरे को एक दूसरा एग्जाम्पल कराया था। यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर ये जो कार्बोकेटायन है ना, ये जो प्लस लिखा हुआ है, ये इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस पे है क्या? यस सर, यानी ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस में हिस्सा ले रहा है क्या? यस सर। और याद रखना, रेजोनेंस को अपन ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं सर हाइपर कंजुगेशन से। अल्फा हाइड्रोजन तो अपन बाद में देखते हैं, उससे ज्यादा प्रायोरिटी अपन किसको देते हैं सर? रेजोनेंस को देते हैं। यहाँ पर ये जो कार्बोकेटायन है, ये रेजोनेंस में हिस्सा ले रहा है, भाग ले रहा है सर, यानी ये ज्यादा सर स्टेबल होगा। यस सर। उसके बाद अपन देखते हैं हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पर देख, अल्फा हाइड्रोजन कितने? 8, और यहाँ पर कितने? 5। यस सर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सर? 1 वाला, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला। हाइपर कंजुगेशन अपन बाद में देखते हैं, यानी अल्फा हाइड्रोजन अपन बाद में देखते हैं। पहले अपन क्या देखते हैं सर? रेजोनेंस देखते हैं, कहीं अपना कार्बोकेटायन रेजोनेंस में हिस्सा तो नहीं ले रहा। यस सर, ठीक है, अगर रेजोनेंस में हिस्सा ले रहा होगा तो वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन हो जाता है। यस सर। अब इस क्वेश्चन को देख, ये जो पूछा गया सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा गया सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कैटायन। यानी यहाँ पर कुछ कैटायन दे रखे हैं, उनके घटते स्टेबिलिटी के क्रम को अपने को लगाना है, यानी ऑर्डर को अपने को लगाना है। यस सर। अब ध्यान से देख, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होगा क्या? यस सर। ये मैंने कार्बोकेटायन को पकड़ा, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, यानी ये अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए सर? 3 और 3 6 हो गए। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए सर? 3 और 3 6 हो गए। ठीक है, अब मैं इसकी अगर बात करूं तो देख, ये मैंने कार्बोकेटायन को पकड़ा, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। तो अल्फा हाइड्रोजन यहां पर कितने हो गए सर? 3 इधर, 2 इधर, यानी यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 5 हो गए। यस सर। परंतु जब मैंने सेकंड वाले को देखा, जब मैंने इसको देखा, तो यहां पर ध्यान से देखिए यार, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं यार, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं क्या? यस सर। और मैंने तेरे को एक ऐसा रेजोनेंस भी तो बताया था, जब पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर बगल बगल में हो तो ये भी आपका रेजोनेंस होता है। मैंने आपको रेजोनेंस को पहचानना सिखाया था। यस सर। यानी यहाँ पर कार्बोकेटायन तेरा रेजोनेंस में हिस्सा ले रहा है क्या? यस सर। सर यहाँ पर तो रेजोनेंस हो रहा है। यस सर, यहाँ पर तो रेजोनेंस हो रहा है। यस सर। यानी ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा क्या? यस सर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? 2, उसके बाद सर कौन? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, तो उसके बाद 1, और सबसे कम कौन सर? ऑप्शन नंबर ये वाला, तीसरा वाला सर, तीसरा वाला, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 5 है। यस सर। तो ये ऑर्डर आ जाएगा सर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का। आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर सी। आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए। आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सिंपल खेल। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 तेरे को समझ में आ गया। ये क्वेश्चन पूछा गया सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर। यस सर। मतलब कुल मिला के बात इतनी सी है, अगर तूने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन शॉट तमीज से देख लिया तो मैं उम्मीद करता हूं किसी क्वेश्चन के अंदर तेरे को दिक्कत नहीं आने वाली। नीट 2026 के अंदर 15 में से 15 क्वेश्चन तेरे यहीं से आएंगे, जो मैंने तेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वन शॉट में पढ़ा रखा है, बशर्ते तूने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन शॉट तमीज से देखा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अब आया अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आयोनिक स्पीसीज आर स्टेबलाइज्ड बाय डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलेट आयन इज मोस्ट स्टेबल। इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन कौन? ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन मतलब ध्यान से देख, इसको अपन बोलते हैं सर कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे लिखते हैं सर? ऐसे लिखते हैं ये। ठीक है, ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर मैं यहां से एक H+ हटा दूं, यानी यहां से मैं अगर एक प्रोटॉन हटा दूं, प्रोटॉन मतलब H+, H नहीं हटाना सर, H+ हटाना है। ठीक है, अगर मैं H हटाता तो ये हटा दिया सर H, परंतु सर H+ हटाना है तो यहां पर माइनस भी लगाना पड़ेगा। यस सर। ये बन गया अपना कार्बोक्सिलेट आयन। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। ठीक है, अब यहां पर देख, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कि आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन नीट 2026 के अंदर दिख जाए तो चौंकना मत यार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नीट में आते जाते रहते हैं सर, बार बार आते हैं। यस सर। तो यहाँ पर देख, अपने को कौन सा कंसेप्ट लगाना है, मैं बिल्कुल एक एक करके तेरे को सारी पढ़ते तेरे सामने खोल दूंगा। और यहाँ पर अगर तूने मेरी पूरी कहानी सुन ली तो कहीं ना कहीं ये तेरे को फायदा देने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान भाषा में मैं तेरे को समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देख। हम सर आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके कुछ लेक्चर अपन ने पढ़ लिए। ठीक है, अगर तूने नहीं भी पढ़े कोई बात नहीं, वहां पर एक टॉपिक आता है सर कंजुगेट
एसिड बेस पेयर। कौन सा पेयर सर? कंजुगेट एसिड बेस पेयर। यस सर। कभी कभी नीट में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजुगेट एसिड बेस पेयर। हमको पहचानना ही नहीं आता। दिक्कत ये है भाई कि हमको पहचानना ही नहीं आता कि अपन कंजुगेट एसिड बेस पेयर को कैसे पहचानते हैं, हमको ये बात ही नहीं पता। तो यहां पर अपन एक छोटा सा ये टॉपिक देख लेते हैं कि अपन कंजुगेट एसिड बेस पेयर को कैसे पहचानते हैं। तो मेरे भाई आज के बाद एक ऐसा पेयर, आज के बाद एक ऐसा पेयर जहां पर एक H प्लस का डिफरेंस हो, आज के बाद एक ऐसा जोड़ा जहां पर एक H प्लस का डिफरेंस हो, उसको अपन बोलते हैं सर कंजुगेट एसिड बेस पेयर। जैसे कि देख मैंने बोला CH3 COO माइनस और एक लिखा मैंने CH3 COOH। यस सर। क्या यहां पर एक H प्लस का डिफरेंस है? यस सर। H का डिफरेंस नहीं, H प्लस का डिफरेंस। यस सर। क्या यहां पर एक H प्लस का डिफरेंस है? यस सर। यानी क्या मैं इन दोनों को कंजुगेट एसिड बेस पेयर बोल दूं? यस सर बोल दो। ठीक है, मैंने लिखा सर NH3 और इधर मैंने लिख दिया NH4 प्लस। क्या यहां पर एक H प्लस का डिफरेंस है? यस सर। क्या मैं इसको कंजुगेट एसिड बेस पेयर बोल दूं? यस सर। तो आज के बाद बिल्कुल सरल भाषा में तेरे को समझा रहा हूं, अपनी कॉपी में स्टार मार्क करके एक बात लिख देना कि आज के बाद एक ऐसा पेयर, एक ऐसा जोड़ा जहां पर एक H प्लस का डिफरेंस हो, आज के बाद एक ऐसे पेयर को मैं बोलूंगा कंजुगेट एसिड बेस पेयर। वापस बोल, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। यस सर। अब आगे सुन, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे सुन। तो इस पेयर में जिसके पास वो H प्लस ज्यादा वो उस पेयर का कंजुगेट एसिड, और जिसके पास वो H प्लस कम वो उस पेयर का कंजुगेट बेस। यस सर। ठीक है, यहां पर चेक करते हैं अपन, ये अपना कंजुगेट एसिड बेस पेयर है क्या? यस सर। तो जिसके पास वो H प्लस ज्यादा वो उस पेयर का कंजुगेट एसिड, जिसके पास वो H प्लस कम वो उस पेयर का कंजुगेट बेस। यस सर। बिल्कुल सिंपल खेल। आज के बाद कंजुगेट एसिड बेस पेयर पहचानना आता है, आज के बाद कंजुगेट एसिड बेस पेयर पहचानना आता है। यस सर। ठीक है, और अगर किसी ने आयोनिक इक्विलिब्रियम के जो मैंने लेक्चर डाल रखे हैं वो अगर देखे हुए हैं ना, तो उसको तो मजा आ गया भाई, उसको तो ये कहानी पूरी अच्छे से पता है, उसको तो इसमें PhD करी हुई है, उसने तो इसमें PhD करी हुई है। यस सर। तो यहाँ पर देख आपको समझ में आ गया कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है। यस सर। और हम कैसे पहचानते हैं कि ये अपना कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। यस सर। और कंजुगेट एसिड बेस पेयर में भी कंजुगेट एसिड कौन, कंजुगेट बेस कौन, ये भी तुझे पता लग गया, ये भी तुझे पता लग गया। यस सर। जिसके पास H प्लस ज्यादा वो कंजुगेट एसिड, और जिसके पास वो H प्लस कम वो कंजुगेट बेस, जिसके पास वो H प्लस ज्यादा वो कंजुगेट एसिड, जिसके पास वो H प्लस कम वो कंजुगेट बेस। ठीक है, बहुत लोग ऐसे समझते हैं कि सर एक H का डिफरेंस, मेरे भाई H का डिफरेंस नहीं, H प्लस का डिफरेंस, H प्लस का डिफरेंस होना चाहिए। कंजुगेट एसिड बेस पेयर में सर H का डिफरेंस नहीं होता, H प्लस का डिफरेंस होता है। यस सर। H प्लस को अपन बोलते हैं प्रोटोन, H प्लस को अपन बोलते हैं सर प्रोटोन। यस सर। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, मैं उम्मीद करता हूँ कहानी तेरे को समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये बात तेरे को समझ में आ गई। आज के बाद कंजुगेट एसिड बेस पेयर को पहचानना तेरे को आता है, आज के बाद कंजुगेट एसिड बेस पेयर को पहचानना तुझे आता है। यस सर। अब ध्यान से देख यार, यहां पर अपने को क्या दे दिए सर? कार्बोक्सिलेट आयन दे दिए। क्या दे दिए सर? कार्बोक्सिलेट आयन दे दिए। यस सर। ठीक है, तो मेरे भाई अगर मैं इसका कंजुगेट एसिड बना दूं तो यहां पर मुझे एक H प्लस लगाना पड़ेगा क्या? यस सर। तो देख ये मैंने लिखा सर, ये मैंने कार्बोक्सिलेट आयन बनाया। यस सर। इसका मुझे मान ले कंजुगेट एसिड लिखना है, यानी मुझे यहां पर एक H प्लस जोड़ना पड़ेगा। सर मैंने H जोड़ा। यस सर। सर मैंने प्लस जोड़ा, प्लस माइनस हट गया, प्लस माइनस मिलके कट गया। यस सर। तो ये बन गया तेरा इसका कंजुगेट एसिड। ठीक है, क्योंकि हमको एक बात पता है कि एक ऐसा जोड़ा, एक ऐसा पेयर जहां पर एक H प्लस का डिफरेंस हो उसको अपन कंजुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। सर कार्बोक्सिलेट आयन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में भी तो एक H प्लस का डिफरेंस है, यानी क्या मैं इसको कंजुगेट एसिड बेस पेयर बोल दूं? यस सर। यानी क्वेश्चन में उन्होंने तेरे को कार्बोक्सिलेट आयन दे दिया, तूने उसका कंजुगेट एसिड लिख दिया, ये आपका कंजुगेट एसिड क्योंकि यहां पर H प्लस ज्यादा, ये आपका कंजुगेट बेस क्योंकि यहां पर वो H प्लस कम। यस सर। तो कहानी अपने को समझ में आ गई। ठीक है, तो यहां पर अपन ने क्या किया, पहला स्टेप अपन ने क्या किया, पहला स्टेप अपन ने क्या किया, जो उन्होंने कार्बोक्सिलेट आयन ऑप्शन में दे रखे थे हमने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी अपन ने उसका क्या बना दिया सर, कंजुगेट एसिड बना दिया। ठीक है, तो यहां पर देख ये मैंने H लगा दिया, ये मैंने H लगा दिया, ये मैंने H लगा दिया, ये मैंने H लगा दिया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। ठीक है, अब यहां पर तेरे को एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए, अब यहां पर तेरे को एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड
उतना ज्यादा स्टेबल उसका कार्बोक्सिलेट आयन होता है, उतना ज्यादा स्टेबल उसका कार्बोक्सिलेट आयन होता है। स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन यानी जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ज्यादा स्टेबल उसका कार्बोक्सिलेट आयन होता है। यस सर, यहां पर अपने को क्या ढूंढना है सर, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन ढूंढना है क्या। यस सर, मैंने इस क्वेश्चन को अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, यानी मुझे यहां पर ये कंफ्यूजन वाली लाइन नहीं पता, मुझे ये समझ नहीं आती, मैंने इस स्टेटमेंट को अपने तरीके से अपने अंदाज में सॉल्व करना है, तो मैंने इसको इस क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ा कि सर ये कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल नहीं ढूंढना अपने को, हमको स्ट्रॉन्ग एसिड ढूंढना है, हमको यहाँ पर ऑप्शन में ढूंढना है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन, क्योंकि जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कार्बोक्सिलेट आयन उतना ज्यादा स्टेबल होता है। भाई ये बात मुझे पता लग गई, ये बात मुझे पता लग गई, ठीक है। तो मेरे को इतनी बात अगर पता लग गई तो मैंने तेरे को क्या पढ़ाया था सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 शॉट पढ़ाया था, उसका पहला पार्ट पढ़ाया था, वहां पर का मैंने ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर चिपका दिया, देख ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। ये देख प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, ये सारा खेल आपको पढ़ा रखा है। मुझे एक बात पता है, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ अपन कैसे देखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, यानी सर माइनस आई इफेक्ट कोई शो करेगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी सर, ज्यादा होगी, और कोई प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी सर, कम होगी। ये सारी बातें अपन ने पढ़ी हुई हैं सर, ये सारी बातें अपन ने पढ़ी हुई हैं। यस सर, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देख, यहां पर ध्यान से देख कौन सा ग्रुप लगा हुआ है सर, CH3 यानी एल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप। मैंने आपको एक बात बताई थी, जो CH3 वाले ग्रुप होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। यस सर, यानी ये तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। यस सर, ये देख हेलोजन, हेलोजन, हेलोजन कहां पर है, देख ये देख फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो हेलोजन्स होते हैं ना वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। यस सर, तो ये देख ये भी माइनस आई इफेक्ट, ये भी माइनस आई इफेक्ट, ये भी माइनस आई इफेक्ट। यस सर, और माइनस आई इफेक्ट अपने को पता लग गया कि ऑप्शन नंबर सेकंड में भी, ऑप्शन नंबर थर्ड में भी, ऑप्शन नंबर फोर्थ में भी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं यहाँ पर जो ग्रुप लगे हुए हैं। यस सर, परंतु यहाँ पर ध्यान से देख, हम यहाँ पर एक रूल लगाते हैं, डीएनपी रूल। डीएनपी रूल, सबसे पहले अपन डिस्टेंस देखते हैं, अगर माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप पास होगा तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होगा। यस सर, डिस्टेंस अगर बराबर होगी उसके बाद अपन देखते हैं सर नंबर, अगर माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप ज्यादा लगे हो, ज्यादा लगे हो तो वहां पर माइनस आई इफेक्ट क्या होगा सर, ज्यादा हो जाएगा। अगर ग्रुप भी बराबर हो उसके बाद अपन क्या देखते हैं सर, पावर देखते हैं, और पावर की सीक्वेंस ये है सर, पावर की सीक्वेंस ये है सर। यस सर, यानी यहाँ पर कौन सा रूल अपन लगाते हैं सर, डीएनपी रूल। ये सारी कहानी मैंने तेरे को बता रखी है जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 शॉट का तुझे पार्ट 1 पढ़ा रहा था, तो सबसे पहले डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर। यस सर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देख, डिस्टेंस हर किसी में बराबर है, माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ये है सर, यहाँ पर ये है सर, यहाँ पर ये है सर। यस सर, डिस्टेंस तो सब में बराबर है। यस सर, यानी डिस्टेंस से अपन नहीं देखेंगे। फिर नंबर देख सर, यहाँ पर नंबर ज्यादा हो गए, माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले बंदों के नंबर यहाँ पर ज्यादा हो गए, यानी यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा क्या। यस सर, अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अब देख यहाँ पर नंबर भी सेम, यहाँ पर देख माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स का नंबर भी सेम। अब अपन देखेंगे सर पावर, तो पावर में देख माइनस आई इफेक्ट कौन ज्यादा शो करता है, फ्लोरीन या क्लोरीन। सर फ्लोरीन ज्यादा शो करता है तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, और इसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा सर, कम होगा। यस सर, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या लगा रहे हैं सर, यहां पर अपन क्या कर रहे हैं सर, एसिडिक स्ट्रेंथ की सीक्वेंस अपने को लगानी है, क्योंकि अपन यहां पर क्या ढूंढना चाहते हैं सर, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ढूंढना चाहते हैं। यस सर, क्योंकि हमको एक बात पता लग गई, जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कार्बोक्सिलेट आयन उतना स्टेबल होगा। यस सर, ठीक है। तो हमको यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ की सीक्वेंस लगानी है। एसिडिक स्ट्रेंथ की सीक्वेंस अपन कैसे लगाते हैं, माइनस आई इफेक्ट वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और प्लस आई इफेक्ट वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। यस सर, यानी जितना ज्यादा माइनस आई उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। तो यहां पर देख मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की सीक्वेंस लिख देता हूं, सबसे ज्यादा माइनस आई किसका सर, ऑप्शन नंबर 4 में। यस सर, फिर सर थर्ड में, फिर सर सेकंड में, फिर सर प्लस आई वाला यानी फर्स्ट। यस सर, यानी यहां पर मैंने क्या कर दिया, एसिडिक स्ट्रेंथ की सीक्वेंस लगा दी, यानी सबसे तगड़ा एसिड कौन सर, ये वाला, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा मेरे भाई, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कार्बोक्सिलेट आयन क्या होगा सर, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यस सर, यानी अपना आंसर क्या आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा।
अब आया अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रोसीड इन टू स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। नेम द टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप इन द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन। यस सर, हमको एक बात पता है यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है सर, एल्कीन है। मैंने जब तेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन शॉट का पार्ट 2 पढ़ाया था, वहीं का मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट चिपका दिया, वहीं का मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट चिपका दिया। मेरा मकसद बस इतना सा है कि तेरे को इतनी बात पता लग जाए कि जो चीजें अपन ने वन शॉट के अंदर पढ़ी हुई है वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। यस सर, ठीक है। और अब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो तेरे को पता लग जाएगा कि अपन कैसे कंसेप्ट्स को अप्लाई करते हैं। यानी जो अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन शॉट के अंदर पढ़ लिया पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, उनको अपन कैसे अप्लाई करते हैं वो अपन यहाँ पर सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख, रिएक्टेंट कौन है अपना, एल्कीन। मैंने तेरे को एक बात बताई थी जब मैं तेरे को एल्कीन टॉपिक पढ़ा रहा था हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, यानी सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन शॉट के पार्ट 2 के अंदर। तो मैंने तेरे को एक बात बताया कि सर एल्कीन और एल्काइन के पास क्या होता है सर, पाई बॉन्ड होता है। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन सर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन के पास डबल बॉन्ड, एल्काइन के पास ट्रिपल बॉन्ड। यस सर, डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। यस सर, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड। यानी सर एल्कीन के पास भी पाई बॉन्ड, एल्काइन के पास भी पाई बॉन्ड, और यहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन चलती है सर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, खुद से सोच यार, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यानी इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा क्या। यस सर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने तेरे को एक रूल समझाया था, मार्कोनिंकॉफ रूल। मैंने तेरे को एक बिल्कुल आसान तरीका बताया था, हमको कुछ नहीं करना होता। जैसे कि देख, ये अपना कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, मान ले इधर और कार्बन लगे हुए हैं, मान ले इधर और कार्बन लगे हुए हैं, परंतु यहाँ कार्बन नहीं लगे हुए। तो यहाँ पर देख, हमको एक बात पता है, मान ले ये अपना पाई बॉन्ड है और नीचे वाला अपना सिग्मा बॉन्ड है। तो मुझे पता है यार, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है, जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है यार, जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है, ठीक है। ये हमको पता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ऊपर वाला अपना क्या सर, पाई बॉन्ड है, और मान ले ये पाई बॉन्ड, ठीक है, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं। यस सर, तो हमको कुछ नहीं करना होता, हमको कुछ नहीं करना होता। इस पाई बॉन्ड को हमको उस कार्बन पे फेंकना है जिधर से खाई नजदीक है। तो यहां पर देख, खाई नजदीक है ना, इधर देख और कार्बन लगे हुए हैं, यानी यहां खाई बहुत दूर है और यहां पर खाई नजदीक है। तो हमको उसको उस साइड फेंकना होता है जिधर खाई क्या सर, नजदीक है। तो मैंने देख इसको इधर फेंक दिया, यानी जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो सर इधर चले गए। इलेक्ट्रॉन पे सर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर सर नेगेटिव आ जाता है, यहाँ पर सर प्लस आ जाता है। अब ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये टूट चुका है, सीन ऐसा हो चुका है सर, कहानी ऐसी बन चुकी है, ठीक है। तो मेरे भाई इतनी बात समझ में आ गई तेरे को। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेरे भाई। यहां पर देख, अपने को एल्कीन कौन सी दे रखी है सर, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, ठीक है, प्लस H प्लस। अब ध्यान से देख यार, ये अपन ने पकड़ा सर डबल बॉन्ड को, इसको मैं इधर फेंकूं या इधर फेंकूं, मेरे भाई खाई इधर से नजदीक है। यहां देख, यहां तो एक और कार्बन आ रहा है, इधर खाई दूर है। यस सर, तो हमको इसको उस साइड फेंकना होता है जिधर खाई नजदीक हो। ये देख, ये मैंने इसको इस कार्बन पे भेज दिया। यस सर, तो ये कैसा बन गया, यहां पर मैं बना देता हूं। तो ये बन गया आपका इस तरीके से, इधर आ गया सर माइनस और इधर आ गया सर प्लस। सिंपल सी बात है, अगर इधर माइनस आ गया तो क्या यहाँ पर प्लस नहीं लग जाएगा क्या। यस सर, क्योंकि माइनस में प्लस लग जाएगा, अपोजिट चार्ज हमको पता है अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर माइनस है तो माइनस में प्लस वाले को अपने को चिपका देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CH3 बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर H प्लस चिपक गया, ठीक है सर। अब ये ऐसा बन चुका है, ठीक है। क्या अब ध्यान से देख, क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। मैंने तेरे को कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करना सिखाया था। अगर कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता तो मैं इस कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट कर देता, परंतु मेरे भाई ये ऑलरेडी सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर इस प्लस को मैं यहां भेज दूंगा तो ये और कम स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। यानी ये ऑलरेडी सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, क्योंकि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं सर, क्योंकि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं सर, ये मैंने पकड़ा कार्बोकैटायन को, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, यानी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं सर, 6 हैं। और इससे ज्यादा मैं ऐसा स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बना सकता जहां पर अल्फा हाइड्रोजन और ज्यादा बढ़ जाए, यानी 6 से ज्यादा बढ़ जाए, यहाँ पर इस केस में पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल हो पाता तो मैं यहाँ पर कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट कर देता। यस सर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, यानी अपन ने कार्बोकैटायन बना दिया। हमको देखना है ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन या 2 डिग्री कार्बोकैटायन। कैसे देखते हैं सर, इसके कितने साइड से कार्बन लगा हुआ है, इस साइड से लगा हुआ है, इस साइड से लगा हुआ है, यानी 2 साइड से ये कार्बन से अटैच है। मैंने बोल दिया ये सर 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है।
बिल्कुल सिंपल खेल है यार। मैं उम्मीद करता हूँ सारे कंसेप्ट आपके बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। तो आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल सिंपल खेल। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी तेरे को समझ में आ गई। आज के बाद ऐसा क्वेश्चन अगर नीट 2026 के अंदर दिख गया तो तेरा गलत नहीं होना चाहिए यार, तेरा गलत नहीं होना चाहिए। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 13। ये भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। यस सर, बिल्कुल आसानी से अपन ने सीख लिया, पूरा कंसेप्ट अपना तगड़ा। यस सर। अब आया अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। कोवेलेंट बॉन्ड कैन अंडरगो फिजन इनटू डिफरेंट वेज। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्विंग अ हेट्रोलाइटिक फिजन ऑफ CH3Br इज। अब ध्यान से देख यार, हमने सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन शॉट के पार्ट 1 में पढ़ा था। एक होता है सर होमोलाइटिक फिजन, एक होता है सर हेट्रोलाइटिक फिजन। हेट्रोलाइटिक फिजन, ठीक है। तो यहां पर देख, ये लिखा मैंने CH3Br, ठीक है। तो यहां पर ये अपना कार्बन और इसके साथ क्या लगा हुआ है सर, ब्रोमीन लगा हुआ है। सर ब्रोमीन तो हैलोजन होता है, यानी ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या? यस सर। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है सर, ज्यादा है। यस सर। इसकी क्या सर, कम है। इसकी क्या सर, कम है। मेरे भाई जब अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वहां पर अपन ने एक टॉपिक पढ़ा सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब कुछ नहीं है मेरे भाई, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की क्षमता। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की क्षमता को ही अपन क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस सर, ठीक है। तो ये बात तेरे को पता होनी चाहिए। तो ये देख, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या? यस सर। यानी यहाँ पर जो ये बॉन्ड लगा हुआ है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, तो ब्रोमीन चाहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यस सर, ठीक है। तो यहाँ पर देख हेट्रोलाइटिक फिजन हो जाता है। इस कार्बन पे आ गया सर प्लस चार्ज और ये ब्रोमीन पे आ गया सर माइनस चार्ज। ये कार्बन थोड़ी था, कार्बन पे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन भी तो लगे हुए थे। यस सर, ठीक है। तो ये आपका बन गया CH3 पॉजिटिव और ये बन गया तेरा Br माइनस। तो आंसर देख, CH3 पॉजिटिव, ये Br माइनस। बिल्कुल सिंपल सा खेल। मैं उम्मीद करता हूं कहानी तेरे को समझ में आ गई। आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर 2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, समझ में आ गया सर। ऐसा क्वेश्चन नीट के अंदर अगर आएगा तो बिल्कुल आसानी से ये 4 मार्क्स अपने को दिला के जाएगा। यस सर। अब आया अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द एडिशन ऑफ HCl to an alkene proceeds in 2 steps. The first step is the attack of H plus ion to C double bond C portion which can be shown as। अब ध्यान से देख, ये मेरे पास एल्कीन, ये मेरे पास एल्कीन। यस सर। सामने क्या लिख दिया सर, HCl लिख दिया। यस सर। यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा मेरे को पता है मेरे भाई। यहाँ पर जब एल्कीन रिएक्टेंट होती है सामने HCl तुम लिख दो, HBr लिख दो, HI लिख दो। यहाँ पर कौन सा रूल लगता है सर, मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। कौन सा रूल लगता है भाई, मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। ये अपन ने कहाँ पढ़ा सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन शॉट के पार्ट 2 के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन शॉट के पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको अच्छे से मार्कोनिकॉफ रूल के बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल करा रखे हैं सर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देख यार, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी एक इसमें क्या है सर, सिग्मा बॉन्ड है। मैं सिग्मा बॉन्ड नीचे वाला मान ले रहा हूं। एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। यस सर। जो पाई बॉन्ड होता है ना वो वीक होता है यार। एक बॉन्ड के अंदर चाहिए सिग्मा बॉन्ड हो चाहिए पाई बॉन्ड हो, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, इतना बस ध्यान रखना। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं सर, 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। यस सर, ठीक है। तो जो पाई बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है, वो टूट जाएगा आसानी से। यस सर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, अपने को बस ध्यान रखना। ये देख, ये अपना HCl यानी ये अपना H प्लस और ये अपना Cl माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देख यार, ये जो पाई बॉन्ड है ये आसानी से टूट जाएगा। यस सर। यानी जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे सर, यहाँ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज सर, नेगेटिव चार्ज, और इस पे कैसा चार्ज सर, पॉजिटिव चार्ज। यस सर, ठीक है। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देख कौन सा ऑप्शन तेरे को सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं लग रहा क्या? यस सर, क्योंकि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है उसके जो ऑप्शन नंबर 3 नहीं, ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं लग रहा क्या? यस सर, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसमें जो मान ले ऊपर वाला पाई बॉन्ड है, तो वहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, जब पाई बॉन्ड टूटेगा पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ सर, H प्लस पे। यस सर, सिंपल सी बात है। ये अपना पहला स्टेप होता है सर मार्कोनिकॉफ रूल में। बिल्कुल सिंपल खेल। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन तेरे को समझ में आ गया। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 15। ये पूछा गया सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। इसका आंसर आएगा सर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। यस सर।